बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्निंग विद ज़ाहिद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई ज़ाहिद हुसैन। आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोगो, बैनर, पोस्टर्स और बिजनेस कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस है ये हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेटर का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप इलस्ट्रेटर को सीख लेते हैं तो आप इलस्ट्रेटर के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे फाइवर है, फ्रीलांसर है, 99 डिज़ाइंस हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इलस्ट्रेटर के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको इलस्ट्रेटर को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना सकें, ऐसी डिज़ाइंस बना सकें जो आप फ्रीलांस मार्केट में बेच सकें। तो आए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जहां हम इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको होम का बटन है, क्रिएट न्यू और ओपन। अगर कोई फाइल ओपन करना चाहेंगे तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और अगर नई फाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये है स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। अगर आप जल्दी से कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो ये कुछ प्रीसेट्स हैं, इन साइजेस का आप जल्दी से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके नीचे रिसेंटली फाइल्स, जो आपने रिसेंटली फाइल्स बनाई हैं वो यहाँ पे ओपन हो रही हैं, शो हो रही हैं। ठीक है, अभी के लिए हम न्यू फाइल ले रहे हैं तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया जिसमें आपको ये रिसेंट दिखा रहा है सबसे पहले, यानी कि जो रिसेंटली फाइल्स मैंने क्रिएट की हुई हैं वो दिखा रहा है कि मैंने ये रिसेंटली इन साइजेस पे काम किया है। उसके बाद सेव्ड का ऑप्शन है। अगर आपने कोई साइज सेव करके रखी होगी तो वो यहाँ पे शो होगी। और उसके बाद मोबाइल का ऑप्शन है। अगर आप किसी मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई थीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप किस मोबाइल के लिए थीम डिज़ाइन कर रहे हैं वो मोबाइल की साइज़ आप यहाँ से लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप कस्टम भी लेना चाहें तो आप कस्टम भी ले सकते हैं। उसके बाद वेब की साइजेस हैं, ये प्रीसेट वेब की साइजेस हैं, यानी कि अगर आप कोई वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए आप लुक बना रहे हैं तो वेब डिज़ाइनिंग जो कर रहे हैं आप तो उनकी साइजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रिंट के लिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे A4 साइज़ हो गया, लेटर साइज़ हो गया, इस तरह की कोई फाइल साइज़ लेना चाह रहे हैं आप तो आप प्रिंट पे जाके डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं या आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए कोई काम है तो उनकी भी प्रीसेट्स यहाँ पर पड़ी हैं, जैसे पोस्ट कार्ड बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। या फिर अगर आप कोई अपनी पसंद की फाइल लेना चाहते हैं, अपनी पसंद की साइज़ जो कि इनसे डिफरेंट है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम टाइप करेंगे। जैसे कि आज हमारे कोर्स की पहली क्लास है तो मैं इस पे लिख रहा हूँ क्लास 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप विड्थ और हाइट अपनी पसंद से देंगे। तो ये उसका पॉइंट्स में है, इसका स्केल जो है तो स्केल पॉइंट्स में लेना चाहें आपकी मर्जी, इंचेस में लेना चाहें, पिक्सल्स में लेना चाहें, जैसे आप लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको पिक्सल्स में लेता हूँ तो मैंने पिक्सल्स किया और मैं इसकी साइज़ यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1000 बाय 1000 कर देता हूँ तो 1000 उसकी विड्थ है और इसकी हाइट भी 1000 है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन है। तो आप इसकी अपनी फाइल की ओरिएंटेशन आप जो है ना पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। और उसके बाद ये आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड्स आप कितने लेना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप पेजेस की बात करें तो आप कितने पेजेस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ये जो है ये हम आगे चल के जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और अभी के लिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारी फाइल ओपन होकर आ गई है। ठीक है, हमारी न्यू फाइल। ये आपका इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको डिज़ाइन करते वक्त पता हो कि कौन सा टूल जो आपने यूज़ करना है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उस टूल की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे शो हो रही हैं और उस टूल से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं अपनी डिज़ाइन को, या उस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डिज़ाइन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं।
ये इलस्ट्रेटर का लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बार है इसे टूल बार कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जिनको आप वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करेंगे। इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। इसमें आप चेंजेस आप खुद से कर सकते हैं, यानी कि इसको आप अपनी पसंद से कहीं पर भी फिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, सबसे टॉप पे देखें ये यहाँ पे दो एरोज नज़र आ रहे हैं वाइट कलर पे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके जो टूल्स हैं वो एक ही लाइन में शो होंगे, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन साइज़ बड़ी है, आपकी स्क्रीन बड़ी है, जैसे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो मैं ये नहीं रख सकता क्योंकि कुछ मेरे टूल्स नीचे से हाइड हो रहे हैं। अगर आपकी स्क्रीन जो है, आपके मॉनिटर की स्क्रीन बड़ी है या आपके लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है तो आप इनको इस तरह से खोल के रख सकते हैं, एक ही लाइन में रख सकते हैं ताकि आपकी जो ये वर्किंग एरिया है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, और अगर आप इसको दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से इसे दो लाइंस में देख पाएंगे। ठीक है, उसके नीचे ये छोटी छोटी सी लाइंस आपको दिख रही हैं। इन लाइन का क्या मतलब है कि इन लाइंस से आप अपने इस टूल बार को पकड़ के कहीं पर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, जहां पे आपको मुनासिब लगे उस पर रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने इस टूल बार को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये देखें अभी आपको एक ब्लू लाइन शो हो रही है, यानी कि ये टूल बार इस जगह पे मर्ज होने के लिए रेडी है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये देखें ये इनके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, अगर आप इसको वापस अपनी जगह पे लेकर आना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसको यहाँ से पकड़ें और दोबारा से यहाँ पर ये देखें ब्लू लाइन आ गई, यहाँ पे ये मर्ज होने के लिए रेडी है। मैंने इसको छोड़ दिया तो ये यहाँ पे मर्ज हो गया। अब ये राइट हैंड साइड पे टूल बार की तरह दिखने वाले कुछ टूल्स नुमा चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये पैनल्स हैं, प्रॉपर्टी पैनल्स आप कह सकते हैं इनको कि ये प्रॉपर्टी पैनल्स हैं। आप जिस टूल पे काम कर रहे होते हैं यहाँ पर ये उस टूल के हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस दिखा रहे होते हैं, या आप लेयर्स देखना चाह रहे होते हैं तो आप लेयर्स को देख सकते हैं। इनको अगर आप देखें, अगर ये बंद है तो इनको अगर आप खोल के रखेंगे, अगर आपको ज़्यादा स्क्रीन चाहिए तो आप इनको बंद कर दें, लेकिन अगर आप इनसे ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनके एडवांस जो फंक्शंस हैं वो आप देख सकें, तो आप इसको खोल के रखेंगे तो ये आप इनके जो फंक्शंस हैं आपको नज़र आते रहेंगे। यहाँ पर सबसे टॉप पे मेन्यू बार है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज़ हैं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते हुए सीखते रहेंगे। टूल बार में जो सबसे पहला टूल है वो सिलेक्शन टूल है जिसकी शॉर्टकट की वी है। आपको शॉर्टकट की को याद करना पड़ेगा और इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने काम में तेज़ी लाना चाह रहे हैं तो आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अब हम इसको इस्तेमाल करना है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ ड्रा करना पड़ेगा। किसी चीज़ को अगर सिलेक्ट करना है या इसके फंक्शंस को देखना है तो हमें कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। तो उसको बनाने के लिए हम आ जाते हैं नीचे इससे रेक्टेंगल टूल में। अच्छा, ये बहुत सारे टूल्स के नीचे आप देखें ये एक छोटा सा वाइट कलर का ये एरो टाइप निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस टूल के अंदर कुछ मज़ीद टूल्स भी हैं। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो या तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके अंदर जो मज़ीद टूल्स हैं वो दिखा देगा, या फिर आप कुछ देर के लिए इस पर क्लिक करके रखेंगे तब भी आपको ये मज़ीद टूल्स इसके अंदर जो भी हैं वो दिखा देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, ये इस तरह से क्लिक करके खींचना है। अब जिस तरह से आपको शेप चाहिए, जितनी बड़ी शेप चाहिए आप इसको उतनी बड़ी शेप ले सकते हैं। ठीक है, आपको इतनी चाहिए, इस तरह से चाहिए तो आप इसको इस तरह से ले लें। अगर आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो क्लिक करके ड्रैग करते हुए आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें। तो जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो फिर आप इसको छोटा करें या बड़ा करें, ये आपको रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर बना के देगा। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है आप समझते हैं कि स्क्वायर मतलब चारों साइडें जो होती हैं वो बराबर बराबर होंगी आपकी शेप की। और अगर आप ड्रैग नहीं करते, सिर्फ क्लिक करते हैं, जब आप सिर्फ क्लिक करते हैं तो ये आपसे रेक्टेंगल की साइज पूछता है, यानी कि उसकी आप कितनी विड्थ रखना चाह रहे हैं और कितनी हाइट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप विड्थ और हाइट टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं सेम हाइट और सेम विड्थ का तो फिर आप इस ऑप्शन को अगर आप ऑन रखेंगे, इसको लिंक्ड रखेंगे, तो फिर जो भी आप साइज लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 पिक्सल्स, तो ये क्या होगा कि चारों साइड बराबर बराबर आपको बना देगा। आपने सिर्फ विड्थ लिखी
तो उसने हाइट खुद ब खुद डाल दी। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है लिंक करने का, कंस्ट्रेंट करने का ऑप्शन क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखें इसको अगर मैं साइज लेता हूँ 200 तो मुझे हाइट भी खुद से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अब इसकी जो हाइट हो वो 150 हो, तो वो मैं डिफरेंट और हाइट और विड्थ का ले सकता हूँ। यानी कि अगर ये इसका कंस्ट्रेंट मैं ऑन रखूंगा तो फिर ये चारों साइडें बराबर रखेगा, अगर कंस्ट्रेंट ऑफ रखूंगा तो फिर मैं अपनी मर्जी से इसको कोई भी हाइट और विड्थ दे सकता हूँ। ठीक, इंटर किया, ये आ गया हमारे पास। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इनको। ठीक है, मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम करना चाह रहा हूँ, तो जूम करने के कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसा कि आप अगर आल्ट प्रेस करते हैं और अपने माउस का स्क्रॉल घुमाते हैं तो इसको आप ऊपर करेंगे तो ये जूम होना शुरू हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल को प्रेस करके अगर आप प्लस का बटन दबाएंगे तो आप इसको जूम कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो इसको जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये आप शेप को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ अपने उसको वर्किंग एरिया को जूम कर रहे हैं, करीब करके देख रहे हैं, तो ये आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जूम टूल भी है। आप जूम टूल के जरिए से भी इसको आप जूम कर सकते हैं। जैसे अभी देखें मैंने जूम टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें प्लस का साइन आ रहा है, आप क्लिक करेंगे तो आप इसको करीब कर सकते हैं। और अगर आप आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो देखें ये आपका प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया, और क्लिक करेंगे तो ये पीछे होना शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ तरीके हैं जूम करने के, जो आपको ईजी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी टूल में हैं सिवाय टेक्स्ट टूल के, अगर आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर आपकी इलस्ट्रेटर में जो एरो का निशान था वो ये हाथ का निशान बना हुआ आएगा। अब क्या है कि कहीं से भी आप इसको पकड़कर क्लिक करके घुमाएंगे तो इसको आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, अगर आप जूम करते हैं और ये कहीं इस तरह से गायब होने लगता है आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो आप स्पेस के बटन को प्रेस करके इसको वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। सिलेक्शन टूल का जो पहला काम है वो तो डेफिनेटली किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका जो दूसरा काम है सिलेक्शन टूल का, वो सिलेक्शन टूल से आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो सिलेक्शन टूल के इर्द गिर्द ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तो इन बॉक्सेस को कहते हैं रिसाइज हैंडल्स। इन हैंडल्स की मदद से आप अपनी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखें मैं इसको फ्रीली छोटा या बड़ा कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको अभी यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करूं तो इसका प्रोपोर्शन खराब नहीं होगा। यानी कि ये देखें मैंने इसको छोटा कर दिया तो इसकी हाइट जो है बहुत कम हो गई और विड्थ उसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो फिर ये इसकी हाइट और विड्थ जिस प्रोपोर्शन में थी उसी प्रोपोर्शन में रहेगी। मैं चाहे इसको ऊपर ले जाऊँ, नीचे लेकर आऊँ ज़्यादा, तो उसकी हाइट और विड्थ बराबर बराबर सेम प्रोपोर्शन में छोटी और बड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद आप इस टूल से इसको अपनी शेप को, ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ही आप अपने रिसाइज हैंडल से थोड़ा सा बाहर अपने कर्सर को लेकर आते हैं तो ये यहाँ पे एक देखें टिल्ट सा बना हुआ आ रहा है, 2 एरोस। तो आप इन 2 एरोस की मदद से जब आप इसको क्लिक करके यूं घुमाएंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर फ्रीली मूव करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो फिर ये फ्रीली मूव नहीं होगा, फिर ये 45 डिग्री के एंगल से मूव होगा। 45, 90, 135 और 180 इस तरह से ये मूव होगा। सिलेक्शन टूल का जो तीसरा काम है या जो और काम जो सिलेक्शन टूल से हम ले सकते हैं वो ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है, मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव किया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। मैं जहाँ पे रखना चाहूँ इसको उस जगह पे मैं इसको प्लेस करना चाहूँ प्लेस कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, इसको मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मूव करते हुए भी शिफ्ट का बटन प्रेस कर देते हैं तो ये देखें क्या होता है। तो ये देखें मैं इसको जैसे ही मूव कर रहा हूँ और मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है तो एक देखें उसी लाइन के
उसी लाइन में बिल्कुल सीधा ही मूव हो रहा है। मैं इसको भले अब नीचे कर रहा हूं तो नीचे नहीं आ रहा, अगर ज़्यादा नीचे कर दूंगा तो फिर ये देखें उसी प्रोपोर्शन में, उसके मतलब एंगल के साथ, कोने के साथ ये जो है मूव होगा। ठीक है, अगर इसको मैं दोबारा मज़ीद थोड़ा सा इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये बिल्कुल इसी के सीध में ही स्ट्रेट लाइन में हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसको मूव करते हुए आल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये इसकी एक कॉपी बना देगा आपको। ठीक है, इस तरह से ये इसकी एक कॉपी बना के दे देगा। ये देखें, इस तरह से आप इसकी कॉपी, और दूसरा कॉपी करने का Ctrl+C और Ctrl+V, ये तो शॉर्टकट्स ही हैं, हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन यही होते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको, मैं अब Ctrl+Z कर रहा हूँ, अगर आप इसको शिफ्ट आल्ट के साथ कॉपी ले रहे हैं और इसको आप अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं तो ये बिल्कुल सीध में स्ट्रेट लाइन में आपको एक इसकी कॉपी बना के देगा इस तरह से। सिलेक्शन टूल का एक और काम भी है कि जैसे हमने अभी ये आल्ट की मदद से, आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक हमने कॉपी बनाई है, तो उसी तरह से सिलेक्शन टूल का ये काम भी है, सिलेक्शन टूल का ये फंक्शन भी है। जो हमने काम अभी परफॉर्म किया है उस काम को अगर हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो Ctrl+D के जरिए डुप्लीकेट कर सकते हैं। Ctrl+D करेंगे तो उसी तरह से ये आपको कॉपीज बना के देता जाएगा। उसके बाद अगर आप दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कैसे, अगर अब मैंने जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं सेकंड को या थर्ड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट अनसिलेक्ट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो फिर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया। ये देखिए मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव कर पा रहा हूँ। आई थिंक आज की क्लास कुछ लंबी होती जा रही है, तो हम अपनी आज की क्लास को यहाँ तक महदूद रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इलस्ट्रेटर पे नए हैं उनको सिलेक्शन टूल्स की समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, और आप सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करें। जितनी आप सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करेंगे या किसी भी टूल को, आप जिस टूल को भी समझते हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उस टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। सिर्फ वीडियो देखने से आप कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकते, इसलिए तो आप इस टूल की भी प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस टूल के मास्टर बनते जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले आते रहे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की, नए क्लास की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।